वेलकम टू स्टडी सी। तो दोस्तों आज हम लिख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में आज हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं अशोक के बारे में इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद क्विज के साथ हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों के पास जल्दी जल्दी शेयर कीजिए एवं लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। कि मतलब कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश के अंतिम शासक गणानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह ग्रंथ कौन सा है? मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के वर्णन किस ग्रंथ में है? तो विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में मौर्य काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। इन पाटलिपुत्र का विशेष रूप से इसमें वर्णन किया गया है। विशाखादत्त किसके लेखक थे? मुद्रा राक्षस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रोटस किसने कहा था? कि सेंडोक्रोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा था? तो वह कहा था जस्टिन ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रोटस नाम कहा था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सेंडोक्रोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? कि सेंडोक्रोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। इसका भी 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। जबकि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रोटस कहा था। इन सेंडोक्रोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की वापस पहचान विलियम जोन्स ने की थी। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सेंडोक्रोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? मतलब कि सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किसने किया था? तो वह क्या था? जस्टिन ने। एवं जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंडोक्रोटस कहा था। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? यानी कि कौटिल्य किसके काल में प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। एवं कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी माने जाते थे। इन्हीं के द्वारा उन्होंने नंदवंश के राजा गणानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आगे बढ़ते हैं कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य का बचपन में नाम था कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विष्णुगुप्त के नाम से बचपन में जाने जाते थे चाणक्य। इनका दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है शासन के सिद्धांतों की पुस्तिका। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन के सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है जो राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो जबकि असल में अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बताता है, वह राजनीतिक नीतियों के बारे में बताता है। तो इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मतलब कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, उनमें समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किनसे बना था? तो पाटलिपुत्र का वर्णन किसमें मिलता है? विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में। इसमें चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो यह बना था लकड़ी का, जो आसपास उद्यान एवं चिड़ियों के घोंसलों से भी घिरा हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुरमहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वह कौन सा नगर है जिससे अवशेष कुरमहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह पाटलिपुत्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछे गए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, कहाँ का था वो? तो बुलंदीबाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र का था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो मतलब कि वह कौन सा मौर्य राजा था जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। ये SSC CML 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, कौन सा अभिलेख है। तो वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो वह कौन सा अभिलेख है। वह अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। इससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है किस अभिलेख से होता है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि पश्चिमी भारत था वो चंद्रगुप्त मौर्य में सम्मिलित था रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो गुजरात है वो भारत के पश्चिम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है। अब हम आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था। यानी कि सीधा तात्पर्य है कि सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था। तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। हम 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। तो वह राजा था अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। उसने धम्म की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यानी कि वह कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, श्रीलंका है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है, जबकि अफगानिस्तान, बिहार एवं कलिंग ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित हैं। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या परिणाम है। यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण था। इसका प्रमाण था देवनापिते की उपाधि के कारण उन्होंने हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जबकि पहले अशोक थे ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण हिंदू धर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। मतलब कि जब अशोक का शासन था उस समय कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति। इन दोस्तों मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है बौद्ध संगतियों की ट्रिक, तो एक बार फिर से बताता हूँ। पहली बौद्ध संगति की ट्रिक थी राजा महाराजा आजा, दूसरी की वेश्या सब का काल, तीसरी की पटाओ मत आशिक, चौथे की कौरव वसूले कंकाल। तो तीसरी की क्या थी, पटाओ मत आशिक। पटाओ से पाटलिपुत्र, तो इसका अध्यक्ष कौन था, अशोक था। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। पटाओ से पाटलिपुत्र हो जाएगा। अब हम 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रज्जुक कौन थे। तो इसका राइट आंसर बताओ कि रज्जुक कौन थे। तो रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारियों को रज्जुक के नाम से जाना जाता था। अब हम आगे 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य में सातवाहन किसे कहते थे। तो सातवाहन के नाम से कौन जाने जाते थे, तो सातवाहन कहते थे व्यापारियों के काफिले को ही सातवाहन कहते थे। जबकि रज्जुक किसे कहते थे, मौर्य काल में अधिकारियों को रज्जुक कहते थे। दोस्तों अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो आपको रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो सारनाथ स्तंभ था उसका निर्माण अशोक ने किया था। यूँ सारनाथ कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। एवं गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश भी दिया था, यह भी मालूम होना चाहिए। सारनाथ की ऋषिपतन में अपना पहला उपदेश दिया था। 27 नंबर का क्वेश्चन है जो RRC ग्रुप डी एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे श्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। मतलब कि कौन सा स्तूप है जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो वह है सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है एवं सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया स्तूप है।
जिसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अभी भी बताया मैंने, इसका आंसर बताओ। तो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है एवं वह सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपनाया था एवं बाद में कई स्तूपों का निर्माण करवाया था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अशोक के शिलालेखों में निम्न में से कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो इन भाषाओं में से कौन सी भाषा है जो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त हैं? तो प्राकृत भाषाएं वो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की गई हैं। संस्कृत, पाली एवं हिंदी भाषा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त नहीं की गई है। यह पटवारी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ट लिपि में है? तो इसका राइट आंसर बताओ कि इसमें से कौन सा अभिलेख है जो खरोष्ट लिपि में है? तो सायबाज गड्डी जो अशोक का अभिलेख है वह खरोष्ट लिपि में लिखा गया अभिलेख है। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, शायद आपको क्वेश्चन याद हो रहे होंगे कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? मतलब कि ब्राह्मी लिपि का जो उद्वाचन हुआ था वो किस पर उत्कीर्ण किया गया था? तो वह किया गया था पत्थर की पट्टियों पर ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचन किया गया था। इसका 1 नंबर आंसर राइट होगा। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जो अशोक के शिलालेख थे उसको सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। यह अच्छा सा क्वेश्चन था एक जो आप सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी वो भी किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेप ने, जो अशोक की लिपि थी। अशोक के शिलालेखों को भी सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है अनुराधापुर, जहाँ से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ये SSC CGL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? कि वह कौन सी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब कि इधर से शुरू की जाती हैं और इधर की तरफ लिखी जाती हैं, इसकी दिशा ये होती है। तो वह लिपि थी खरोष्टी लिपि। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ था वह नाम कौन सा है? मतलब कि अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम का प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। वो अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी के नाम का उल्लेख करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मतलब कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं का नाम अशोक रखा था? तो वो 2 थे, एक तो मास्की का लघु शिलालेख एवं गुजरा अभिलेख। इन 2 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास्की एवं गुजरा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि अशोक का रुमिनदेह स्तंभ अभिलेख इस संबंधित है, किससे संबंधित है? मतलब कि अशोक के काल का जो रुमिनदेह स्तंभ अभिलेख था वो किससे संबंधित था? तो वह संबंधित था बुद्ध के जन्म से, जिसमें बुद्ध के जन्म का प्रमाण मिलता है रुमिनदेह स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख एवं मास की लघु शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है। तो गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश के दांतिया जिले में। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा स्तंभ लेख था? तो वह स्तंभ कौन सा था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? जबकि अशोक का नाम किन किन में हुआ है? गुर्जरा एवं मास की लघु शिलालेख में। जबकि बाबरू स्तंभ ऐसा था जिसमें
यह दर्शाया गया है कि अशोक एक मगध का सम्राट था। अब बात आई बाबरू स्तंभलेख की, तो यह कहाँ था? यह राजस्थान में लिखित था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कालसी प्रसिद्ध हैं किसके लिए? पर कालसी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये SSC MTS 2016 में पूछा, क्योंकि क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कालसी हैं, वहाँ पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अशोक के शिलालेखों के कारण ही कालसी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है, वह कहाँ मिली थी? तो कालसी कहाँ स्थित थी? कालसी उत्तराखंड में स्थित थी, जहाँ पर अशोक की शिलालेखों की एक प्रति मिली थी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। कालसी में अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी एवं कालसी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? मतलब कि कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो वह 13वें शिलालेख में कलिंग की युद्ध के विजय का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। एम कलिंग का युद्ध कब लड़ाया गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ाया गया था। अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? मतलब कि वह कौन सा दक्षिणी राज्य था जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया था? तो वह सातवाहन था। सातवाहन राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है, जबकि चोल, सत्ययुक्त एवं पांड्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? तो वह शासक था मिस्र का। मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फियस ने अशोक के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? डायनोसियस को, जो अशोक के दरबार में आया था। मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत बनकर आया था। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कि अशोक का समकालीन तुरम्य कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन तुरम्य था, वो मिस्र का राजा था। इसका 3 नंबर आंसर राइट होगा। ये SSC MTS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? तो वह कौन सा राजवंश था जिसके सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ संबंध थे? तो मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश के संबंध सुदूर देशों में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट 49 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका राइट आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। तो मेगस्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। हम बात करते हैं मेगस्थनीज की। तो मेगस्थनीज थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। एवं मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है, खासकर पाटलिपुत्र। हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया था? तो मेगस्थनीज थे उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब हम आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है कि मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में है? तो है उल्लेखित है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो रिपीट हुआ क्वेश्चन है कई बार परीक्षाओं में, कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, कौन किसमें उपलब्ध है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखादत्त। पाटलिपुत्र लकड़ी और पत्थरों की नक्काशी से बना हुआ महल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मतलब कि वह कौन सा स्रोत है जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण करता है? तो वह मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य के नगर प्रशासन का विवरण मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंडिका था।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाघ एवं बलि क्या थे। तो बाघ एवं बलि थे वो राजस्व के स्रोत थे। अब हम बात करते हैं बाघ एवं बलि की। बाघ था जब मौर्य काल में 1/6 भाग पर, कृषि के 1/6 भाग पर कर लगाया जाता था, तो सम्राट अशोक ने इसे घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। जबकि बलि जो कर था वो भी कृषि पर लगाया था, इसको सम्राट अशोक ने पूर्णतः समाप्त कर दिया था। यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके वापस रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था। यानी कि भूमि कर जो मौर्य साम्राज्य के द्वारा एकत्रित किया जाता था, उस अधिकारी का नाम क्या था। तो यह सीता अध्यक्ष के द्वारा भूमि कर एकत्रित किया जाता था। अब हम 57 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व एकत्रित करने से संबंधित था। मतलब कि मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन सा अधिकारी राजस्व एकत्रित करता था। तो समाहर्ता ये मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रित करता था। जबकि सीतादेश क्या करता था, ये भूमिका कर लेता था। अंतपाल, ये अंतपाल था, वो समीपवर्ती दुर्गों की रक्षा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युग में अधिकारी तोलमान का अधिकारी था। मतलब कि मौर्य युग में कौन सा अधिकारी तोलमान का प्रभारी था। तो पेतवा देश था, वो तोलमान का अधिकारी था। सीता देश था, भूमिका कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो एयरफोर्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा बी। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। इन तक्षशिला में ही मौर्य काल में 2 विद्रोह भी हुए थे, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि गांव में शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। तो गांव में पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का सूत्रपात किसने किया था। तो क्या था, मौर्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मतलब कि निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति के द्वारा अगर पत्नी को छोड़ देने के बाद विवाह को तोड़ने की अनुमति दी गई है। तो वह दी गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसका 3 नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो किस ग्रंथ में पुनर्विवाह वर्जित है। तो पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में, जो मनु के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें पुनर्विवाह को वर्जित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट था वृहद्रथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। वृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने हराकर एक नए वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की, जिसके हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, शुंग वंश। हम आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। जबकि इनमें से एक कौन सा एक है जो इन तीनों के समसामयिक नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद। ये इन तीनों के समसामयिक नहीं था। बिंदुसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजित ये एक ही समय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का कि जल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिस शासक ने गिरनार में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। कि वह कौन सा अभिलेख था जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। यह एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह था माक्षप्तर रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में बिताए थे। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। इन अंतिम दिन किनके द्वारा, अंतिम दिनों में उन्हें उपवास के द्वारा अपनी मृत्यु त्याग दी थी। तो उपवास के द्वारा मृत्यु करना संतारा कहलाता है। संतारा, उपवास के द्वारा मृत्यु करना ही संतारा कहलाता है। यह बहुत ही अच्छा एक फैक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी? तो अशोक ने बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी उपगुप्त से। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म में थे। बाद में कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, जिसमें बहुत सा नरसंहार हुआ था, जिसके कारण अशोक ने युद्ध नीति को तैयार कर धम्म नीति अपनाई थी एवं बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त से दीक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है कि बिंदुसार के शासन के दौरान कहाँ पर शांति थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान कहाँ पर अशांति थी? यह अशांति है तो तक्षशिला में अशांति थी। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर 2 बार अशांति हुई थी। पहली बार तो बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था एवं बाद में अशोक को भेजा गया था। अब हम आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक था वो चंद्रगुप्त न, सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। एवं बिंदुसार किनके पुत्र थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपनाया था? तो कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नरसंहार के बाद कलिंग ने युद्ध नीति त्याग दी थी, धम्म नीति अपना ली थी, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा के स्थान कहाँ था? उड़ीसा के धौली नामक स्थान पर कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया गया था। किस भिक्षु से दीक्षा ग्रहण की थी? उपगुप्त से। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो इसका राइट आंसर बताओ। तो सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ बना हुआ है। इन सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश भी दिया था ऋषिपतन में। सारनाथ से अशोक चिन्ह भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर बताओ। तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। इसका 1 नंबर आंसर राइट होगा। जबकि राहुल कौन था? यह गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था एवं बिंदुसार के ही पुत्र का नाम अशोक था। यह हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य में प्रयुक्त मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रयुक्त की जाती थी उसका नाम था पण। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। ये पण था वो सोने चांदी आदि का बने हुए थे, जिसके निष्का या निशा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा इन दोनों को ही श्रीलंका भेजा था। महेंद्र तो अशोक के पुत्र थे एवं संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। इन दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? उड़ीसा के धौली नामक स्थान पर। बाद में सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य की दीक्षा, चाणक्य की शिक्षा केंद्र किससे संबंधित थे? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, वो किस शिक्षा केंद्र से संबंधित थे? तो वो थे तक्षशिला शिक्षा केंद्र से, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि अशोक की ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सम्राट अशोक की ग्रीक एवं अरमाइक लिपि है, उसका उल्लेख मिलता है अफगानिस्तान में। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डायमेक्स किसके राज दरबार में भारत आया था? तो डायमेक्स आया था बिंदुसार के दरबार में। किसका राजदूत बनकर आया था? सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत बनकर डायमेक्स बिंदुसार के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं कि डायनोसियस किसके दरबार में भारत आया था? तो डायनोसियस था वो सम्राट अशोक के राज दरबार में भारत आया था एवं किनका राजदूत बनकर आया था? ये मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फियस का राजदूत बनकर भारत आया था। अशोक के राज दरबार में डायनोसियस आया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य और
सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। एपियनस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया था। हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है? तो अमित्र घात का तात्पर्य होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। तो शत्रुओं का विनाश करने वाला या अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता था? तो बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते थे एवं उसे सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किया था सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज की थी पार्ट्रेडी पेनथेलर ने। जबकि पढ़ा किसने था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। एवं खोज किसने की थी? खोज की थी पार्ट्रेडी पेनथेलर में। यह हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि मेगस्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था? तो मौर्य राज्य में मार्ग निर्माण अधिकारी था एग्रोनोमई। एग्रोनोमई को मार्ग निर्माण अधिकारी माना जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मौर्य काल में सरकारी भूमि क्या कहलाती थी जिसे कर लिया जाता था राजा के द्वारा, सीताध्यक्ष के द्वारा? तो सरकारी भूमि कहलाती थी सीता भूमि। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। एवं अदेव मात्रक क्या थी? अदेव मात्रक वह भूमि थी जो बिना वर्षा के ही अच्छी फसल की उपज देती थी। एवं रूपजीवा, मौर्य काल में रूपजीवा उसे माना जाता था जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो जो अशोकाराम विहार है वो पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? भद्रथ थे, जिनको पुष्यमित्र शुंग ने हराकर अपने शुंग वंश की स्थापना की थी, जो हम आगे दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जैन धर्म में उपवास पत्ति के द्वारा शरीर त्यागना क्या कहलाता है? सलेंकना या संताराई कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेंकना के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। कहाँ पर? सुवर्ण बेलगोला में, जो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के मैसूर में। अशोक के अभिलेख 3 भाग थे। कौन कौन से थे? कि अशोक के अभिलेखों के 3 भाग कौन कौन से थे? तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख एवं तीसरा गुहालेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर उपयुक्त सभी, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। नेक्स्ट 92 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था? तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख था वो था रुमिनदेही अभिलेख। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। इन 13वां शिलालेख था वो सबसे बड़ा शिलालेख था। इन सबसे बड़ा अभिलेख कौन था? सबसे बड़ा अभिलेख था 7वां अभिलेख, जो सबसे बड़ा अशोक का अभिलेख था। सबसे बड़ा या लंबा कुछ भी हो। आगे बढ़ते हैं कि दुर्गपाल कौन था? मौर्य काल में दुर्गपाल था वो दुर्ग की रक्षा करता था, उसको दुर्गपाल नाम से जाने जाते थे। जबकि अंतपाल था समीपवर्ती दुर्गों के रक्षक को अंतपाल कहते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मेकियावेली है वो कौटिल्य को कहा जाता है। एवं कौटिल्य के 2 अन्य नाम क्या क्या थे? एक तो कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य। दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। एवं कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। एवं कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी माने जाते थे, जो तक्षशिला क्षेत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की किस पत्नी का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है? कि सम्राट अशोक की कौन सी पत्नी थी जिसका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है? तो वह थी कारुवाकी। कारुवाकी का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।